तो कैसे हो आप सभी लोग? हाँ, तो आज अपना एक प्यारा सा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैं बता दूं, पहले अपन इसको करेंगे, उसके बाद फ्रिक्शन वाले चैप्टर को करेंगे, घर्षण, उसके बाद अपन करेंगे वर्क एनर्जी पावर को, उसके बाद सर्कुलर मोशन को, ठीक है ना। उसके बाद अपना सेंटर ऑफ मास वाला, रिजिड बॉडी डायनामिक्स वाला, वो वाला चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो पूरा एकदम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि चीज़ों को समझते हुए जाते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, है कि नहीं। तो इसके अंदर हम एक मोटा मोटा वर्ड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है फोर्स। क्या है बेटा? फोर्स। क्या होता है फोर्स? बल बोलते हैं ना इसे। हाँ, क्या होता है बल? कोई बच्चा बताना चाहे? अरे इतनी क्लास पढ़ के आए हो, कोई तो बता दो किसे कहते हैं फोर्स। छोटी क्लास वाले जैसे बच्चे डेफिनेशन बताते हैं कि किसी चीज़ को धक्का देना या खींचना। अरे नहीं पढ़ा क्या? पुश और पुल। पुश और पुल के टर्म्स में तो पढ़ा ही होगा आपने, उसे क्या कहते हैं अपन? फोर्स कहते हैं। अब देखिए, आप फोर्स कितने टाइप का पढ़ते हो, है कि नहीं। अब नेचर के अंदर बेसिकली 4 ही फोर्सेस हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जितने कुछ भी आप देखते हो ना, वो सब उन 4 में आ सकते हैं। कौन कौन से? जैसे मैं नाम लिखवाना चाहूँ, पहला आता है ग्रेविटेशन, आपने नाम सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण का। यूनिवर्सल है तो ग्रेविटेशनल, ठीक है ना। दूसरा कौन सा आता है, अगर किसी को ना बताओ? हाँ, एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स। तीसरा आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। अरे थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं एक बार। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, लेकिन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। चौथा है वीक, ये सब न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं, ठीक है ना, ये दोनों। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, ये भी क्या है? वीक न्यूक्लियर। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है भाई? जब 2 ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए? मास। न्यूटन ने क्या बोला था? अगर 2 ऑब्जेक्ट के पास मास है तो F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, उससे अपन निकाल सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात क्या है? ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक लगता है। जैसे अपना सूरज और अपनी पृथ्वी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल। तो ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम करता है, और हमेशा अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है? अट्रैक्शन। यानी सिर्फ और सिर्फ आकर्षण हो सकता है, प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। इसका मतलब तो ये हुआ, मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ? आकर्षित। इसको भी क्या कर रहा हूँ? आकर्षित। यानी मैं कुल मिला के हर बच्चे को क्या कर रहा हूँ? आकर्षित। लेकिन सर ये फील क्यों नहीं हो रहा कि क्यों नहीं तुम मेरी ओर खींचे चले आ रहे? ऐसा भी तो होना चाहिए ना। हाँ, उसके लिए जरूरी है मेरा मास जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। कम मास में काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो जी आता है ना, जी, वो 10⁻⁻11 ऑर्डर का आता है, अगर आपको याद हो तो। अब उसकी वैल्यू इतनी कम है कि 2 ऑब्जेक्ट जिनका मास बहुत कम है उनके बीच में कुछ फील ही नहीं होता। अब अर्थ है, अर्थ का मास होता है 10⁻24 ऑर्डर का होता है। अरे 10 की घात 24 होती है कि नहीं होती है? होती है। तो इसलिए हमें फील होता है कि धरती हमें खींच रही है। अरे बात समझ आई क्या? ओके सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला याद है ना, कूलम्ब्स, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अरे ये तो 12वीं का पहला पार्ट था, आपने घोट घोट के याद किया होगा उसे। हाँ, एक आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो, प्रोटॉन और प्रोटॉन कैसे हैं? पॉजिटिव है ना। उन दोनों के बीच में इतना तगड़ा रिपल्सन लगना चाहिए था, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हैं। न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है एटम के कंपैरिजन में, फिर भी इतने छोटे से में कैसे समा गए वो? क्योंकि उन्हें कोई ना कोई चीज़ क्या कर रही है? एक दूसरे को खींच रही है, और उसे क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब कभी कभार क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, अगर न्यूक्लियस क्या होता है, कई बार अनस्टेबल बन जाता है। अपन इसको रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ठीक तरीके से, जब अपन अल्फा बीटा गामा के बारे में ठीक तरीके से जानेंगे कि वो कब कब निकलते हैं। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि जब आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल बन जाता है, और अगर न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होना चाहिए बेटा? प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? प्रोटॉन हो जाता है, अगर मैं आपको बताऊं तो।
साथ ही साथ उसमें से एक क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि इधर का आवेश यानी चार्ज कितना है, 0, तो इधर का भी 0 रहना है। इसी नेगेटिव को क्या बोलते हैं, बीटा, क्या बोलते हैं। साथ ही साथ एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, ठीक है ना, स्पिन को बैलेंस करने के लिए। तो ये सारा कुछ होता है, लेकिन ये हो कहाँ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, कि इतना वीक फोर्स है कि न्यूट्रॉन किस में बदल गया, अरे प्रोटॉन बदल गया, समझ रहे हो ना। ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है इस इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए बीटा पार्टिकल क्या बोलते हैं, तीव्र इलेक्ट्रॉन। बात समझाएगी ना। हाँ, तो ये 4 फोर्स हैं। अब आप जो भी टाइप का देख रहे हो ना फोर्स, वो इन 4 के अंदर ही आएगा। आप में से किसी ने रोबोट 2.0 देखी है, रजनीकांत वाली, देखिए उसके अंदर जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं, जब वो मोबाइल हवा में उड़ जाते हैं, तो रजनीकांत क्या बोलता है, अभी तक जो अपने पास 4 फोर्सेस है ना, उनमें से तो नहीं हो सकता है इनका काम, ये कोई बहुत 5वां ही फोर्स लग रहा होगा, 5th फोर्स ऑफ द नेचर। ये नेचर के 4 फोर्स हैं, तो 5वां फोर्स होगा। वो बता नहीं पाता कि 5वां फोर्स कौन सा है, बट बोलो होगा 5वां ही। इन 4 में तो किसी का काम नहीं हो सकता। समझ आ रही बात। हाँ, तो ये ठीक है, लिख लेना इसको साथ साथ। ओके बेटा, अरे बोले यार, अरे बात समझ आई कि समझ आई। अब अपन देखते हैं फोर्स 2 टाइप के और होते हैं, मतलब अलग तरीके से। ये तो नेचर के फंडामेंटल फोर्स हो गए। अब कई बार कोई बोले कि कॉन्टेक्ट फोर्स, कि फोर्स तभी लगेगा जब 2 ऑब्जेक्ट किस में आएंगे, कॉन्टेक्ट में आएंगे, संपर्क में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे और इस फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण, वो कब लगेगा, जब मैं इसके साथ कॉन्टेक्ट में आऊँगा तभी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अरे नहीं समझाएगी बात। लेकिन 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा हो सकता है, नॉन कॉन्टेक्ट, असंपर्क, बिना संपर्क के भी लगता है। एक चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर, फिर भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल या अट्रैक्ट कर ही सकते हैं। अरे कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब कुछ फोर्स ऐसे होंगे जो कॉन्टेक्ट में आने से लगेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो विदाउट कॉन्टेक्ट लगेंगे। ये और नो। अब देखिए, जब फ्रिक्शन लग रहा है मेरे और जमीन के बीच में, तो वो किस टाइप का है, इन 4 में से कौन सा टाइप का था, ग्रेविटेशनल ना था भाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल तो नॉन कॉन्टेक्ट होता है, अगर ध्यान से देखो तो। अरे बिना कॉन्टेक्ट के भी लग सकता है ग्रेविटेशनल, तो वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दुनिया भर के लगभग फोर्स इसी कैटेगरी में आते हैं, दुनिया भर के लगभग फोर्स इसी में आते हैं, क्योंकि इस सरफेस के बीच में और मेरी हाथों के बीच में क्या लगेंगे बेटा, फोर्सेस लगेंगे। वो फोर्सेस कौन से होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। जैसे मैं बोलूँ, मैं इसके ऊपर ये वाला मार्कर रख रहा हूँ, है कि नहीं, अरे रख रहा हूँ ना मार्कर, रख दिया ये लो। अब बताओ क्या ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ गए, क्या नहीं है वास्तविकता में। इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, इसके पास भी अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, उन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा, यहाँ पर रिपल्सन। और इसका जो mg ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस रिपल्सन के बराबर हो गया होगा, इसलिए यहाँ पर रुक गया होगा। वास्तविकता में तो ये हो रहा है ना। तो इनके बीच में जो फोर्स लगा वो कौन सा लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अरे नहीं समझाई बात, आगे ना। एक रस्सी है बेटा, रस्सी को जैसे इसके बीच में भी लग रहा है, इसके बीच में क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, अरे अणु परमाणु है ना, अणु परमाणु एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, अरे एक का न्यूक्लियस दूसरे को इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, ऐसे एकदम बंधे हुए हैं ना, किससे बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। नहीं बात समझे, रस्सी है, रस्सी रस्सी देखिए, रोप को जब आप खींचते हो तो वो एकदम टाइट हो जाती है, हाँ टाइट होगी, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल दूर दूर नहीं जाना चाहते। तुम ज़्यादा खींचोगे तो उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसका मतलब आपने उसके एटम्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर दिया है। अब वो फोर्स नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और जब उसकी बस का नहीं रहेगा तो वो टूट जाएगी। नहीं समझ आई बात, आ गई ना। हाँ, तो कैसे टूटता है, क्या होता है, लेकिन वो भी कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो लगभग किस में हो जाता है अपना काम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और ये न्यूक्लियर वाले अपने काम के नहीं है, काम के नहीं है मतलब अपन जनरली देखेंगे नहीं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसकी खास बात यही है कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है। उसकी जो रेंज होती है ना वो बहुत कम होती है, यानी बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए लगता है, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही इसकी रेंज बढ़िया होती है 30 फर्मी मीटर तक, उससे बाहर जाते हैं ना तो कम होने लगता है, और 70 फर्मी मीटर पर तो एग्जैक्ट 0 हो जाता है। समझ रहे हो, तो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाने से, न्यूक्लियस के बाहर जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो लगेगा ही नहीं, तो अपन कभी इसको फील नहीं कर पाएंगे। बात समझ आ गई, बाकी सबको फील कर सकते। अरे बोलो यार, पक्का समझ आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, ऐसे बहुत से छोटे मोटे पर्सन कभी पूछ लेगा,
बोलते हैं ना कॉमन सेंस वाले, कोई आपको ऐसे पूछ ले कभी कि ये बताओ किस टाइप में आता है, तो वो 4 ही टाइप है। इन 4 टाइप में आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा आता है। अरे रख लोगे ना यार, बस देख लेना। जब मास के बीच में लग रहा है तो कैसा होगा, ग्रेविटेशनल, और बाकी सब में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हो गया ना। और 2 हो गए स्ट्रॉन्ग और वीक। अरे बोलो ये सुनो। अब मैं थोड़ा अपना सिलेबस पे आता हूँ, ये भी सिलेबस का ही पार्ट है वैसे। एक आता है बेटा न्यूटन्स लॉ, उसके अंदर 3 लॉ पढ़ेंगे अपन। एक तो आएगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ये सो लो। तो अपन फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया पर है, ठीक है ना। हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, और ये किस पे बेस्ड है बेटा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं कई बार। इनर्शिया बेसिकली क्या है बेटा, एक तरीके का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कैसे, जैसे आप किसी को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करो रेजिस्टेंस को, तो क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो करेगी। अरे करेगी नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर जितनी ज़्यादा रहेगी तो करंट उतनी ही अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। वैसे ही क्या है, जिसके पास मास ज़्यादा रहेगा उसको पुश करना या पुल करना या मोशन में लेकर आना उतना ही मुश्किल रहेगा। अगर कोई मोशन में है तो उसे रोक पाना भी उतना ही मुश्किल काम है। यानी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना। स्टेट ऑफ मोशन वर्ड सुनना, स्टेट ऑफ मोशन, इसका मतलब है अगर या तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, रेस्ट में, या किस में रहेगा, मोशन में। तो अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो जिसका ज़्यादा मास रहेगा, ये इनर्शिया किसके प्रोपोर्शनल हो गया बेटा, मास के। अरे ये 9वीं क्लास में करे होंगे आपने। मैं बोलूँ एक ट्रक है एक साइकिल है, बताओ किसका इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रक का। एक ट्रक है एक ट्रेन है, किसका इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रेन का। अरे सिंपल है ना, ऐसे अपन पता ही कर सकते हैं, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा, क्योंकि उसे मोशन में लाने में उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है। अरे कूल, ये बात समझ आ रही है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, एक छोटी सी लाइन लिख देना इसके अंदर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर वो मोशन यानी गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए। कौन सा फोर्स बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, हिंदी में बोलेंगे बाह्य बल, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यही जान लेते हैं क्या होते हैं भैया ये बाह्य बल, है कि नहीं। क्या कोई बच्चा बता पाएगा मुझे कि क्या होते हैं एक्सटर्नल फोर्स, क्या होते हैं इंटरनल फोर्स। अब 2 कैटेगरी शुरू होगी ना अपने पास, एक तो हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। तो उसके लिए अपने को सिस्टम को डिफाइन करना जरूरी है। किसको बेटा, कि अपन सिस्टम के लिए देखेंगे, इस सिस्टम के लिए अगर कोई बाहर से काम कर रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। बाहर वाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। और सिस्टम के अंदर ही कुछ हुआ तो कुछ अंदर ही हो गया अपने आप ही, इंटरनल। जैसे एक बस खड़ी है बेटा, ठीक है ना, और आप चाहते हो कि बस के अंदर खड़े खड़े ही बस को धक्का दे दो। क्या ऐसा हो सकता है क्या, बस के अंदर खड़े हो और सोच रहे हो कि बस के अंदर खड़े खड़े रहकर मैं धक्का दे दूं, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जो भी फोर्स लगा रहे हो वो कैसे फोर्स बन गए बेटा, इंटरनल। तो उसे मोशन में लाने के लिए क्या जरूरी था, एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए हमें बाहर उतरना पड़ेगा, फिर बाहर से धक्का लगाना पड़ेगा, तब वो जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके लिए कैसे हो गए, एक्सटर्नल फोर्स हुए कि नहीं हुए, हुए। नहीं समझ आई बात, आ गई ना, कौन से इंटरनल होंगे कौन से एक्सटर्नल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने दिवाली में पटाखे तो जलाए होंगे, जला दिया, रॉकेट जला दी, सर वो तो अपने आप ऊपर चली गई। नहीं 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 नहीं, इंटरनल फोर्सेस से गई है क्या या एक्सटर्नल से गई है, इंटरनल फोर्सेस। जो कुछ भी हुआ है उसके अंदर वो क्या हुआ है बेटा, इंटरनल। लेकिन बेटा मोशन में आने के लिए तो उसे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था ना, नहीं चाहिए था क्या, चाहिए था। हाँ, उसका इंटरनल जो भी पार्ट था ना वो कम हो रहा है। अगर ध्यान से देखो तो वहां पर क्या हो रहा है, उसका मास कम हो रहा है, और उससे क्या हो रही है, नीचे की ओर क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही हैं स्पीड से, जिससे वो क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। वो गैसेस निकल कहाँ से रही है, अंदर से ही तो निकल रही हैं। तो
इंटरनली उसका मास क्या हो रहा है, कम। तो एक पार्ट नीचे की ओर जा रहा है, दूसरा पार्ट ऊपर की ओर जा रहा है। उसे अपन समझेंगे अभी सेकंड लॉ के अंदर, मोमेंटम जो कंजर्वेशन आएगा, ठीक है ना। मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम भी लगेगा उसको करने में, लेकिन अभी अपन थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेंगे। अरे बोले यार ये बात समझ आ रही है क्या, पक्का ठीक तरीके से समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो क्या है बेटा फर्स्ट लॉ, जब तक मोशन में तो मोशन में, या फिर रेस्ट में रेस्ट, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल बाह्य बल जरूर होना चाहिए। जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा वो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। बात समझा गया ना? अरे बोलो, अगर आपको ट्रक को रोकना है तो बाह्य बल के नाम पे क्या लगाते हैं अपन, ब्रेक। अरे लगाते ही नहीं लगाते? हाँ, तो क्या ब्रेक लगाने पर वो बाह्य बल है? फ्रिक्शन लगेगा, सीधी सी बात है। अगर ट्रक इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की ओर, ताकि वो रुक जाए, उसे खींचे, वो फ्रिक्शन खींचता है ट्रक को पीछे की ओर, और वो थोड़ी देर में रुक भी जाता है। वो एक्सटर्नल है, वो उस ट्रक के लिए क्या है बेटा, एक्सटर्नल। तो सर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कब इंटरनल लगेगा और कब एक्सटर्नल? एक नोटबुक देना तेरी, ध्यान से देखना इस चीज़ को, समझ में आने की कोशिश, समझ में आए तो बताना मुझे। जैसे ये मार्कर रख दूँ मैं इसके ऊपर, ये दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रख दिए मैंने, अरे रखे कि नहीं रखे? अब ध्यान से देखो, अभी ये जो अपनी नोटबुक है वो रेस्ट में आएगी, मोशन में, और ये वाला अभी मैं आगे लेके गया। अब बताओ, यहाँ से यहाँ तक जब ये जा रहा था तो दोनों रेस्ट में थे कि मोशन में? दोनों के दोनों मोशन में थे। ग्राउंड से देखने पर तो कम से कम मोशन में ही थे। अगर यहाँ बैठ के देखूंगा तो ये मोशन रेस्ट में लगेगा, वो रिलेटिव वाला अपन कर चुके हैं अच्छे से। अच्छा, तो इसका मतलब सर जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो किस में है, मोशन में है कि नहीं? लेकिन इसे जो लेकर जा रहा है तो इसे तो एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत थी ना। अरे यार बोलो, हाँ, तो इसके लिए क्या लगा होगा, कोई ना कोई बीच में नीचे फ्रिक्शन वगैरह लगा होगा जिससे आगे गया होगा। अरे बोलो ऐसा नो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसको और इसको एक मानो, इसको और इसको क्या मानो, एक। तो अभी पूरा सिस्टम नहीं हो गया क्या? और इस सिस्टम के लिए क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए ना। कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। मेरे हाथ ने वो फोर्स लगाया आगे की ओर, अरे लगाया कि नहीं लगाया? इस पूरे सिस्टम को आगे जाना था, इसको मैंने सिस्टम मान लिया। अगर मैं इस अकेले को सिस्टम मानूंगा तो फिर अकेले के लिए सोचूंगा कि इसको आगे की ओर जाने के लिए एक फोर्स चाहिए था एक्सटर्नल। अब मैंने इसको एक सिस्टम मान लिया तो फिर इस सिस्टम के लिए सोचना है। नहीं समझाई बात? जब अगर मैं इसको सिस्टम मान लूंगा तो पूरे सिस्टम के लिए, अगर अलग अलग मानूंगा तो अलग अलग, क्योंकि कल को मुझे एफबीडी बनाने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो उनके अंदर मुझे बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि किसको मैंने सिस्टम माना है और जिसको सिस्टम मान लिया उसी का एफबीडी बनाना है। अरे नहीं समझाई की बात? अब देखो बेटा, मेरे अंदर मैं अगर अपना हाथ को ऐसे उठा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, यूं कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, इंटरनल। अरे है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास मसल्स है, तो वो जो भी एनर्जी है मेरे अंदर वो मसल्स के अंदर स्टोर हुई है, इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ सारा। नृत्य ऐसे कर सकते हैं ना? अरे यार नहीं है क्या समझ में? ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर मैं चलना शुरू कर दूँ तो सर चलने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप पूरा एक सिस्टम हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? अब मुझे इधर से इधर जाना है तो मुझे क्या चाहिए बेटा, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। वो अपन को जमीन दे देता है, ठीक है ना। जमीन फ्रिक्शन के फॉर्म में अपन को एक फोर्स देता है जिससे अपन आगे बढ़ पाते हैं। अरे बात समझ आई क्या? अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद हम चल भी नहीं पाते। इतनी समझ आई बात? अब देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये भी हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में तो मोशन में। तो आपने 9th क्लास का एक फेमस एग्जाम्पल सुना होगा कि अगर बस चल रही है मस्त तरीके से, और अगर मैं बस के अंदर से खड़ा हुआ हूँ और ब्रेक मार दे अचानक, तो मैं आगे गिरूंगा पीछे? आगे गिरूंगा ना। वो गिरते कैसे, सोचें थोड़ा सोचते हैं कि कैसे गिरते। हाँ, तो कैसे आगे गिर गए? ऐसा क्या हुआ कि आगे गिर गए? तो उस पर्सन के बारे में सोचे जो वहां पर खड़ा हुआ था। अरे बोलो, इस तरीके से। अब देखिए, बढ़िया तरीके से बस दौड़ रही है। बस दौड़ने का मतलब क्या है? ये भी दौड़ रहा है सर। अरे जमीन से देखो, जो स्पीड बस की है वही स्पीड इसकी है। तो इसका सिर कितने से जा रहा है सर? v से ही जा रहा होगा, जो बस की स्पीड है। और इसके दांत वगैरह वो भी v से, इसके हाथ वगैरह हैं वो भी v से, हर चीज v से जा रही है कि नहीं जा रही? इसके टांग भी कितने से जा रहे हैं? v से। अब ड्राइवर की इच्छा हुई ब्रेक मारने की, क्योंकि सामने उसे कुछ दिख गया। क्या दिखा मुझे नहीं पता, लेकिन दिख गया, ठीक है ना। और इसने क्या मारे? ब्रेक मारे। अब ब्रेक मारते क्या होगा? जो उसका जमीन था, फ्लोर है, फर्श है, वो क्या हो जाएगा? अरे रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो धीरे धीरे वो रुकेगा।
इसका मतलब सर इसका पैर अब रुकना शुरू हो गए, क्योंकि पैरों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसके पैर जल्दी जल्दी किस में आना चाहेंगे, रेस्ट में। लेकिन इसका जो धड़ है ना ऊपर वाला, वो अभी भी किस में है, मोशन में, मोशन में है, मोशन में है। अगर जैसे ही मोशन में है तो क्या होगा बेटा, सर ये तो यहीं रह जाएगा, लेकिन ये आगे वाला ऐसे भाग जाएगा। अरे भागेगा नहीं, भागेगा तो ये ऐसे गिरेगा। नहीं समझाई बात? अरे आई कि नहीं? अरे नीचे वाला जो पार्ट है वो जल्दी रुकेगा ऊपर वाले कंपैरिजन में, तो ये तो रुक गया और ये आ जाएगा है? ऐसे गिरते हैं अपन नीचे। अरे नीचे वाले के साथ, फर्श के साथ कांटेक्ट में नहीं है क्या? हाँ, इसीलिए तो मम्मियाँ जो कहती नहीं है क्या, सीट से ऐसे टच होके बैठ जा, है कि नहीं? ऐसे मत बैठ, क्योंकि अगर ब्रेक वगैरह लगेगा ना ऐसे होता रहेगा। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन अगर टच में रहेंगे तो जैसे ही सीट रुकी हम भी रुक जाएंगे। ऐसा है तो मान लिया ऐसे, और बस चलना शुरू कर दे तो ऐसे जाके गिरेगा। अरे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? हाँ, लेकिन अगर तो सीट के साथ ही कॉन्टेक्ट में, तो सीट चली मैं भी चला, बस बात खत्म हो गई। अरे चलेगी नहीं चली। अब दूसरा केस वो चलने वाला कि रेस्ट से चलना शुरू किया बस ने, देखें, हाँ देख लो क्या दिक्कत है इसमें कि भैया ये अभी किस में है, रेस्ट में, कोई भी चीज़ चलना शुरू नहीं है अब तक। अब क्या होगा बेटा, इसके पैर बोलेंगे मैं तो गए, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये क्या बोलेगा, मैं तो अभी भी किस में रहूँगा, रेस्ट में रहूँगा। तो थोड़ा सा रेस्ट में रहने दो ना इसे, पीछे को जा रहा है कि नहीं जा रहा, ऐसे इस तरीके से गिर जाता है। अरे बात समझ आ रही है? अरे बहुत सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो दो चीज़ समझनी जरूरी है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, उसके लिए अपने को सिस्टम डिफाइन ही करना पड़ेगा। अरे बात समझ आई क्या? है ना, अपन समय के साथ सीखते जाएंगे कि कौन सा फोर्स इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है। वैसे मैंने एक बम फेंका हवा के अंदर, तो जब मैंने फेंका तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया मैंने, लेकिन वो हवा में फट गया, तो क्या हुआ सर, वो इंटरनल फोर्स की वजह से फटा है। वो जो अंदर फटा है ना, वो किसकी वजह से फटा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल एनर्जी थी ना, उसने कुछ गड़बड़ा क्या काम, हो गया काम तमाम। अरे बोले यार समझ आ रहा है क्या चीज़? हाँ, ज़्यादा चीज़ तब समझ आएगी जब सेंटर ऑफ मास को भी अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी अपन थोड़ा बेसिक वाले कवर कर रहे हैं। अरे बोलो, ये चीज़ पक्का समझ आ रही है? अब लिखो सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ किसके बारे में है? सेकंड लॉ किसके बारे में देखते हैं। सेकंड लॉ है एग्जैक्टली आपको मैग्नीट्यूड बताने के लिए कि फोर्स लगेगा कितना। अरे भाई, फोर्स की यूनिट कैसी होती है, न्यूटन होती है, और वो वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, पता है ना आपको? अरे होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। तो इसके लिए अपन को दिशा का ज्ञान भी होना जरूरी है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अरे बोलो यार। अच्छा, तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ कुछ नहीं कहता, बहुत सिंपल सा है कि अगर मुझे एवरेज फोर्स लगाना है, निकालना है, तो वो एवरेज फोर्स किसके बराबर आएगा, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। अरे बोलो यार, क्या बोलेंगे अपन इसको, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है पता है ना, संवेग में परिवर्तन बट समय, टाइम, ठीक है ना। अब देखो, इस संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अगर आपको कुछ ऐसे दे देना कि इम्पल्स फाइंड करो, इसका मतलब क्या निकालना है, सिर्फ ना, अगर मुझे इम्पल्स निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, बस बात खत्म। बस चेंज इन मोमेंटम निकला तो क्या निकला, संवेग निकला, आवेग, इसको क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, ठीक है ना, डिवाइड बाई समय। अरे हो जाएगा ना यार, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत है क्या? तो देखो, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो कैसे लिखूंगा, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अरे बोल, कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं है। लेकिन सर ये तो क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा है ना, अगर मैं टाइम की वैल्यू कम कर दूँ तो मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और जब मैं ऐसा करूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस फोर्स। अरे तात्क्षणिक बल बन जाएगा ना। एक ये बल कौन सा है, औसत बल, और मुझे अगर तात्क्षणिक निकालना, वो कैसे आएगा बेटा, सर लिमिट लगा दो, किसकी, डेल्टा टी की, और वो अगर टेंस टू 0 जाएगा तो ये क्या बनेगा बेटा, dp बाई dt। अब मुझे तो बस इसी के बारे में डिस्कस करना है और कुछ नहीं करना है। तो जो मेरे पास निकल के आया है वो क्या है बेटा, ध्यान से देख लो एक बार, थोड़ा सा अच्छी चीज़ आ रही है।
तो सर फोर्स आया है वो क्या है, dp बाई dt। अब ज़्यादा अच्छा है कि मैं इसको फोर्स ना बोल के एक्सटर्नल फोर्स बोलूँ। कौन सा फोर्स बोलूँ? ये फोर्स कौन सा है रे? बाइएबल है। किसी सिस्टम के लिए क्या हो गया ये? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सर ये तो एक्सटर्नल फोर्स है, इसका मतलब क्या है? देखो 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 देखो, इसका मतलब है बेटा F इक्वल टू, सर मोमेंटम को अपन क्या लिख सकते हैं? m इंटू में, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बस यही फोर्स है, यही क्या है बेटा? फोर्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर हमने तो पढ़ा था F इक्वल टू m होता है, अरे पढ़ा था ना? हाँ वो आएगा अभी। दो कंडीशन है बेटा। पहली कंडीशन क्या है? अगर मास जो कांस्टेंट है, कि मास नहीं बदल रहा, मास नहीं बदल रहा, जैसे मान लो आप दौड़ रहे हो तो आपका दौड़ते हुए मास बदल रहा है क्या? अगर बदल रहा है, बहुत कम बदल रहा है, उसको एक बार नेग्लेक्ट कर दो। एक गेंद को फेंका तो उसका मास बदल रहा है क्या? नहीं बदल रहा। अगर नहीं बदल रहा तो बेटा मास क्या हो गया? कांस्टेंट। जैसे ही कांस्टेंट हुआ तो इस डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अरे इसमें इसका क्या रोल है भाई डिफरेंशिएशन में? ये तो कांस्टेंट है, कोई रोल नहीं है। बोलो बोलो क्या बनेगा? क्या बनेगा? m इंटू में dv बाई, और dv बाई dt क्या होता है? a। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? बोलो इसको समझ पढ़ो, वेग में परिवर्तन की दर। और वैसे फोर्स क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ लिख लेना, फोर्स क्या होता है बेटा? फोर्स क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। इंग्लिश वाले बच्चे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर। अरे समझ आई क्या बात? सर ये क्या बन चुका है? और ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, पहले बताता हूँ सर। तो F इक्वल टू कितना आएगा? m ए। लेकिन आता कब है? तभी आता है जब मास क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, वरना नहीं आएगा। अरे बात पल्ले पड़ रही है तेरे को? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो। और दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा? जब मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे? ये लगाएंगे फिर, ठीक है ना? इसको अपन जब सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, मास कांस्टेंट कब नहीं रहता? कब नहीं रहता तुम सोचो जरा। जैसे मान लो आप ट्रॉली भर ली रेत की, है ना, कहीं से, और अपने घर पे लाने हैं उसे, और बीच में बारिश शुरू हो गई। अब जैसे ही बारिश गिरेगी तो बारिश की बूंदे उस मिट्टी के अंदर जाएंगी नहीं जाएंगी? तो क्या मास बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। तो मास चेंज हो रहा है ना? अरे इस केस में मास चेंज हो रहा है ना, तो मास कांस्टेंट नहीं है, इसलिए अपन ये वाला नहीं लगाएंगे। अरे लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा। दूसरा केस, जैसे एक टैंकर है पानी का, उसका पीछे से नल खुला छोड़ दिया, मास कम हो रहा है, नहीं लगाएंगे। जैसे गली के 15-20 बच्चे हैं, मस्ती सूझ रही है, वो जो नहीं होते रेडी वाले, उसके ऊपर चढ़ गए सारे है ना, और वो रेडी वाला धीरे धीरे चला रहा है, एक बच्चा कूद भी रहा है साथ साथ धीरे धीरे, तो उसका मास कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ। तो ऐसे केस जिनके अंदर मास चेंज हो रहा होगा उनको अपन इस वाले केस में डिस्कस करेंगे, जब F इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको? dp बाई dt। बस हाँ, ये वैलिड है, ये हमेशा वैलिड है बेटा। और इसको फोर्स मत बोलना, क्या बोलना? एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल है। कौन सा बल है ये? अरे यार नहीं समझ पड़ी बात तेरे को? पड़ गई पक्का पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, उसके बाद अपन हर चीज़ के बारे में जानेंगे। जैसे रस्सी क्या होती है, रस्सी के बारे में जानना जरूरी है ना? पुली क्या होती है, उसके बारे में जानना जरूरी है। स्प्रिंग क्या होती है? नहीं क्या देखिए जिंदगी में? हाँ, तो वही पढ़ेंगे, बस देखना जरूरी था बेटा। अब देखना शुरू कर दे। अगर फिजिक्स की फील्ड लेनी है तेरे को तो इन चीज़ों को देखना भी शुरू कर दे। मेरे यार मुंह में छाले बहुत होते हैं, बोलने में बड़ी दिक्कत आती है फिर। नोट हो गया बेटा? चलो इधर वाला तो हो गया होगा। आप नोट नहीं कर रहे क्या? क्यों? सब आता है मेरे को है? बताएंगे वो दूसरा, ये तो है, ये तो अपने पास है, ये तो रामबाण है, तो टेंशन मत लेते हैं, मैं सब करा दूंगा, ठीक है ना? वैसे तो 13वीं वाले बच्चों को ये सब कराना नहीं चाहिए था, फर्स्ट लो सेकंड लो थर्ड लो, क्या है सब आता था तुमको, ठीक है? एक बार दे देते हैं श्रद्धांजलि न्यूटन भाई साहब को। एक तीसरा लो भी था बेटा, और वो कौन सा था? हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। कौन सा था बेटा? एक्शन रिएक्शन। वाह। जब जब क्या होगी बेटा? क्रिया होगी, तो क्या मिलेगी तुम्हें? जैसे जैसे मान लो मैं इस दीवार को ऐसे लगा रहा हूं, तो दीवार भी अपनी ओर लगा रही है, मेरी ओर एक फोर्स लगा रही होगी, पक्का लगा रही होगी। और जितना मैंने इस दीवार पे लगाया, ये दीवार भी मेरे ऊपर उतना ही
इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा, सेम टू सेम लगेगा। अरे बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे मैं अगर अभी इस धरती माता पर mg लगा रहा हूँ तो धरती माता भी मेरे ऊपर क्या लगा रही होगी? एक mg ही लगा रही होगी। क्योंकि तुम सोचो जरा, अगर मेरे पास कुछ फोर्स होता तो मैं भाग नहीं जाता उस डायरेक्शन में। जैसे मान लो कि ये पेन है और इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये आगे नहीं भाग जाएगा? भाग जाएगा। इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ता है इक्विलिब्रियम, अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना, साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में रहने के लिए क्या जरूरी है बेटा? नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना जरूरी है। अभी मैं किस में हूँ? साम्यावस्था। अरे होगी नहीं, इक्विलिब्रियम में होना। अगर इक्विलिब्रियम में हो तो मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहे होंगे बेटा? 0। जितने भी नीचे की ओर लग रहे हैं उतने के उतने ही ऊपर की ओर। नीचे की ओर कौन लगा रही है? धरती माता। कितने से? mg। और धरती माता ही ऊपर की ओर, धरती माता लगा रही है क्या? पक्का? पक्का? ये सरफेस लगा रही है और ये सरफेस कितना लगा रही है? mg। उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? तो यहां से अपने पास एक कंसेप्ट भी आता है, इसके अंदर लिख लेना। जब भी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर विपरीत समान परिमाण तथा विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। और देखो बेटा, संपर्क टूटने का मतलब भी यही होता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है ना? ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर वो ऐसी कंडीशन दे देगा, बोलेगा कि संपर्क टूट चुका है। संपर्क टूटने का मतलब सतह, सरफेस से संपर्क टूट गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? नॉर्मल रिएक्शन 0, चाहे भले ही वो उसके साथ टच में हो। अरे यार नहीं समझ आ रही तुमको बात? पक्का ये बात समझ आ रही है? नहीं आई? देखो, जैसे मान लो मैं अभी जमीन के ऊपर खड़ा हूं तो मेरा इसके साथ क्या है बेटा? एक संपर्क है ना, मेरा इसके साथ कुछ ना कुछ कांटेक्ट है। अब कोई मेरे को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना शुरू करे तो जो धरती माता ऊपर की ओर फोर्स लगा रही थी, कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? अरे वो तो mg हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स मैं लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं धरती के ऊपर? mg लगा रहा हूं, समझ रहा है ना? नीचे की ओर। तो धरती क्या लगा रही है? ऊपर की ओर लगा रही है। अरे ग्राउंड लगा रहा ना, ये किधर की ओर लगाएगा? ये ऊपर की ओर लगाएगा। सिंपल समझना तेरे को तो, ओके? हाँ। अब दो ऑब्जेक्ट जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे? फोर्स। अब ये वाला हाथ इसके ऊपर और ये वाला हाथ इसके ऊपर, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। अब देखो धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स की वैल्यू कम कर रहा हूँ। अब ये बस नाम मात्र के कांटेक्ट में है लेकिन कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि कांटेक्ट में तभी माना जाएगा जब दोनों के बीच लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए बेटा? नॉन जीरो, शून्य होना चाहिए। अगर वो शून्य है तो फिर काहे का कांटेक्ट? फिर तो कांटेक्ट ही समाप्त हो चुका है। तो इसके अंदर लिख लिया ना, इक्वल एंड अपोजिट। अरे पक्का लिख लिया क्या यार? लिख लिया। अरे बात समझ आई क्या? अब देखो थोड़ी छोटी छोटी बातें और अपन डिस्कस करते जाते हैं। जैसे आपने कभी कैच लिया है क्रिकेट के अंदर? हाँ, जब क्रिकेट के अंदर कैच लेते हो तो कैसे कैच लेते हो? हाथ को नीचे करके। अरे हाथ को ऊपर से नीचे लाते हो, ऐसे नहीं लेते कैच? ऐसे जैसे ऐसे करते हैं ना कैच। आप देखना जो भी अच्छे क्रिकेटर होंगे वो आजकल तो ऐसे लेते हैं, ये वाले टेक्निक इस तरीके से अरे लेते हैं। लेकिन हाथ को देखो ना, यहाँ बॉल कॉन्टेक्ट में आई है और यहाँ से यहाँ तक लाते हैं। ऐसा क्या कर रहे हैं भाई? वो क्या करना चाह रहे हैं? गति तो कम वैसे भी हो जाएगी, अगर यहाँ रहेगा तो कम नहीं हो जाएगी, वो जल्दी कम होगी। क्या होगी बेटा? तो अपन का फोर्स क्या होता है? dp बाई, या एवरेज की बात करूँ तो डेल्टा p बाई dt। अरे होता है कि नहीं होता? अच्छा सर, ये जो फोर्स आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। अब कोई गेंद आ रही है v स्पीड से और अंत में वो रुक जाएगी तो उसका चेंज इन मोमेंटम तो दोनों में क्या है? सेम ही है ना। कौन कौन से में? एक जब तो मैं हाथ यहाँ रख रहा हूँ तो यहाँ से v से आ रही थी और रुक गई तो अचानक क्या हो गया? 0। एक में जब मैं हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर लाया तो वो धीरे धीरे टाइम बढ़ाया कि नहीं बढ़ा? तो नीचे वाला बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और जैसे ही बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अपने हाथों को चोट कम लगेगी नहीं लगेगी? अब मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को ना यहाँ छत से ना इस फ्लोर पे कूदना है, कूद पाएगा? कूद जाएगा। पैर नहीं टूट जाएंगे तेरे? मूर्खों जैसी बातें मत कर। मतलब है तू बात क्यों कर रहा है? नहीं, हाँ कूद जाएगा। और अगर छत से ऊपर नीचे कूदना हो तो कूद ही जा, फिर तो कूद ही जाए कम, तो कूद ही जा, बच मत फिर, ठीक है ना? अरे नहीं कूद पाएंगे ना
सीधी सी बात, अगर यहाँ से कूदेंगे तो चोट ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर यहीं पर मैं मिट्टी डलवा दूँ तो मिट्टी की ट्रॉली, तो फिर आराम से कूद पाएंगे मिट्टी के अंदर। अरे कूदे होंगे ना बचपन में, कभी तो कूदे होंगे यार। तो हाँ क्यों बोल रहे हो, मिट्टी में ही कूदे होंगे, आंगन में नहीं कूदेंगे। छत से कूदे सीधा आंगन पे, फिर तो पैर टूटवा लिया होगा, लेकिन हम मिट्टी में जरूर कूद जाते हैं। हाँ क्यों? क्योंकि मेरे पे जो पैर है ना वो अंदर जाते हैं धीरे 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 और जाकर रुकते हैं। अरे धीरे धीरे अंदर धंसते हैं ना, और धंसते धंसते धीरे धीरे रुकते हैं। तो टाइम क्या लेता हूँ, बहुत ज़्यादा ले लिया मैंने। टाइम अगर ज़्यादा ले लिया तो फोर्स कम लगेगा। अब मान लो जैसे मान लो मेरे को छत से ऊपर नीचे कूदना है, कई बार नहीं होता, वो कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं तो नीचे बचा लेते हैं। कैसे बचाते हैं वो ध्यान से देखना, उसको आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड लो देखना, जब वो नीचे कूद रहा होता है ना, अगर वो सीधा मान लो सड़क पर गिरेगा या उसके आंगन पे गिरेगा, फर्श पे, तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि बहुत तगड़ा फोर्स लगेगा और अपने ऑर्गन्स झेल नहीं पाएंगे इतना फोर्स। वो क्या करते हैं, एक बड़े से शीट लेते हैं, अरे चादर लेते हैं और चादर को ऐसे रख लेते हैं। अब वो जैसे आके गिरेगा ना ऐसे, तो वो चादर देखना ऐसे बैंड पड़ जाता है उसके अंदर, उस चादर के अंदर ऐसा बैंड पड़ जाता है ऐसे। तो यहां से गिरना शुरू हुआ और यहां तक जाकर रुका, फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम। टाइम बढ़ा लिया ना उसने अपना, चेंज इन मोमेंटम तो हर बार सेम ही रहेगा, तो टाइम बढ़ा लिया, और जैसे टाइम बढ़ा लिया फोर्स क्या हो कम। देखिए ना कई बार कुत्ते बिल्ली को भी बचाते हैं तो ऐसे बताते हैं, ऐसे अगर तेरे को कभी मान ले कोई बच्चा ऊपर से गिरता हुआ दिखाई दे तो कैच ले लेना, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन कैच लेने का ध्यान रखना, यहाँ हाथ रखना, हाथ में नीचे तक लाना। अगर यहीं रखेगा ना तो पता चला तेरे हाथ भी नीचे गिर गया, बच्चा भी नीचे गिर गया, ठीक है ना। हाँ, शक्तिमान बनने की कोशिश मत करियो। अरे चीज समझ आ रही है क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो मेरा छोटा सा। मेरा क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा नियम है वो बल को परिभाषित करता है। परिभाषा किसमें, बल की परिभाषा किसमें? तीन लॉ पढ़े हमने, तीनों लॉ में से कौन सा लॉ बल को परिभाषित करता है? तीन लॉ पढ़े हमने, उनमें से ऐसा कौन सा लॉ है जो बल को परिभाषित करता है? अरे नहीं बता पा रहे क्या? पहला परिभाषा, परिभाषा। दूसरा जो है परिमाण को बता रहा है, तुम ध्यान से देखो। दूसरा जो है वो किसको बता रहा है, कितना मैग्नीट्यूड लगेगा फोर्स का, उसको बता रहा है। तो एक्चुअली डिफाइन कौन सा कर रहा है? फर्स्ट लॉ कर रहा है कि फोर्स है क्या एक्चुअल में। समझ आ गई बात? तो लिख लेना इसको। फर्स्ट लॉ जो है यानी प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस फोर्स, ठीक है। अरे बोलो यार, ये चीजें समझ आ रही है क्या? पक्का ना? अब एक चीज आती है, वो आती है बेटा इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। साम्यावस्था सही लिखा ना? इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया साम्यावस्था? और कब कोई ऑब्जेक्ट साम्यावस्था में कहलाएगा? देखिए साम्यावस्था भी दो प्रकार के होते हैं। इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है बेटा। पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे ये पंखा है बेटा, क्या ये पंखा ज़्यादा से क्या कर सकता है? घूम सकता है। एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्या? तो जाने को बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशनल, यानी रेखीय गति। अरे एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या बोलते हैं? अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। और घूमने को बोलते हैं घूर्णन गति। बात समझ आ गई ना? हाँ, तो अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है सर उसका ट्रांसलेशनल जो इक्विलिब्रियम है वो कितना होना चाहिए? 0। यानी कि नेट फोर्स कितने लगने चाहिए? तो ये दो टाइप का होता है। पहला कौन सा है बेटा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लिख लेना रेखीय साम्यावस्था, ठीक है ना? मैं लिख देता हूं रेखीय साम्यावस्था। और दूसरा कौन सा है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। वो उसे क्या बोलते हैं अपन? घूर्णन साम्यावस्था। देखो बेटा ये दूसरे वाला जो है ना, ये वाला, ये तो अपन तब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे? जब अपन टॉर्क वगैरह पढ़ लेंगे। अरे टॉर्क याद है क्या? बल आघूर्ण। हाँ, जब वो पढ़ेंगे ना तब ये चीज समझ में आएगी। अभी हमने फोर्स कर लिया तो ये कर लेते हैं। अरे कर लें, बोल यार, तू बोल नहीं पा रहा है।
चलो, इस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है बेटा? नेट फोर्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो मैं लिख लेता हूँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अरे लिख दिया ना। नेट फोर्स का मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका क्या कर दो? वेक्टर सम। क्या कर दो? वेक्टर सम। सम नहीं, कौन सा सम? सदिश ही होगी बेटा, साथ ही साथ दिशा भी तो देखनी है। देखो ये मार्कर दिखाई दे रहा है, दिख गया? ये मार्कर दिखाई दे रहा है। अब देखना, इसके ऊपर जितना मेरा लेफ्ट हैंड फोर्स लगा रहा है उतना ही राइट हैंड फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। इसलिए ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा। अब देखो जरा, ये इधर जा रहा है ना, इसका मतलब जो मेरा राइट हैंड फोर्स लगा रहा है वो ज़्यादा है लेफ्ट हैंड के फोर्स की तुलना में। और अगर ये इधर जा रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड का फोर्स ज़्यादा है राइट हैंड के कंपेरिजन में। ये बात तो पहले पढ़ रही होगी सर। अरे पढ़ेगी नहीं? पढ़ी। अब ध्यान से देखना दूसरी चीज़, अगर मैं इसको ऐसे खींचना शुरू कर दूँ तो सर ये वाला हैंड यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जितना भी खींच रहे हैं वो दोनों बराबर खींच रहे हैं। अगर इधर से गया तो इसका मतलब राइट हैंड ज़्यादा खींच रहा है, और इधर गया तो लेफ्ट हैंड ज़्यादा खींच रहा है, मतलब ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है। ये बात तो पहले पढ़ रही होगी तुमको, है ना? हाँ। अब देखना, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ। अब ये थोड़ा डायग्राम से ठीक तरीके समझ में आएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है बेटा ऐसे, इसके ऊपर मैं इधर से फोर्स लगा दूं, इधर से फोर्स लगा दूं, F एंड F। बताओ नेट फोर्स कितना है इस पे? 0 है ना फर्स्ट तो। अरे इधर F इधर भी F, एक दूसरे को कैंसिल, फोर्स कितना हो गया? 0। इसका मतलब सर 0 हो गया तो ये इसमें रहेगा? हाँ ऑब्वियसली, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और सर रोटेशनल का नहीं रहेगा। तो वो चीज़ अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तुम लगा के देख लो, एक को इधर से धक्का मारो, एक को नीचे से मारो, देखो घूमने लग गया। अरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? तो मैं 2-4 एग्जाम्पल देना चाहूँ। बताओ ट्रांसलेशनल मोशन के एग्जाम्पल दो, मोशन के, सिर्फ मोशन के, कि जिसमें अपन ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होते हैं। जैसे अपना चलना एक ट्रांसलेशनल मोशन है बेटा। ट्रेन चल रही है वो भी कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन है। अरे है कि नहीं? अगर गेंद को मान लो मैं ऐसे फेंक रहा हूँ बिना ऐसे स्पिन करे हुए, घुमाए हुए, अरे वो आएगी, वो ठीक है, लेकिन कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल। इक्विलिब्रियम अलग चीज़ होती है बेटा। इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अरे बात समझ आएगी क्या? और रोटेशनल मोशन के एग्जांपल दो, एक दो रोटेशनल मोशन के एग्जांपल दो। सिर्फ घूम रही है चीज, सिर्फ चीज घूम। आपने अपने सकरात पे चरखी चलाई होगी, वो घूम रही होती है क्या? वो ऐसे जा रही होती है आगे पीछे? नहीं, अपने हाथ में क्या हो रही है? घूम रही होती। पंखा ही देख लो यार, एक जगह घूम रहा होता है। इसे अरे घूर्णन गति के एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ मैं, जिसमें सिर्फ चीजें घूम रही होती हैं। कोई बच्चा टायर ना बोल दे, क्योंकि टायर बेटा दोनों काम एक साथ करता है। एक जगह से वो आगे भी जा रहा होता है और घूम भी रहा होता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फिजिक्स के अंदर, और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन। तो टायर क्या होता है बेटा? घूम भी रहा होता है और आगे भी जा रहा है, दोनों काम एक साथ करता है। अरे करता है कि नहीं करता? करता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अब देखो थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में और बता दूं। मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फोर्स लग रहे हैं, और बोला गया है कि ये इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में, और ये भी नहीं है कि वो मोशन में। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब बेटा? जैसे मान लो कि मैं अभी इस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, तो इस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ना? वो जो मान लो कि रेस्ट में है तो वो किस में रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। और अगर मोशन में है तो वो अपनी मोशन को चेंज नहीं करेगा। नहीं समझे बात? हाँ, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये है। अरे नहीं समझे बात? और इसका मतलब है कि वो जैसे घूम रहा था तो घूमता रहेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका रहेगा। अगर नेट टॉर्क 0, यहाँ पर नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, जो कि बात की बात है, जब टॉर्क पढ़ लेंगे तब की बात है। लेकिन फिलहाल के लिए समझो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं है कि वो रेस्ट में रहेगा। ये तो समझ गए ना? अगर मान लो 3 मीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल जा रहा है और उसके ऊपर कुछ फोर्स लगे 5-7, लेकिन सबका नेट कितना निकला? 0। इसका मतलब वो 3 मीटर पर सेकंड से ही जाता रहेगा। एक कोई रेस्ट में है पार्टिकल और उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगाए और सबका सम कितना आया? वेक्टर सम कितना आया? 0। इसका मतलब वो रुका ही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। अरे बात समझाई क्या? मैं इस दीवार को कितनी भी कोशिश कर लूँ गिरा नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस पे जितना भी मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, उसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई जरूर लगा हुआ है।
और वो उसको क्या कर दे रहा है, बैलेंस कर दे रहा है, जीरो कर रहे हैं। तो नेट फोर्स इस दीवार के ऊपर कितने लग रहे होंगे, जीरो। सर इसका मतलब तो ये हुआ सर आप भी इधर नहीं जा रहे, आप भी, आपके ऊपर भी नेट फोर्स क्या है, जीरो। सर आपके हाथों के ऊपर तो इधर फोर्स लगा, देखो जरा ध्यान से, मैं दीवार को ऐसे मार रहा हूँ तो दीवार भी तो मेरे को ऐसे मार रही होगी, अरे मारी कि नहीं मारी, तो सर आप तो पीछे गिर जाने चाहिए थे। सर एक फोर्स और भी लगा है पैरों पे जो आगे की ओर लगा हुआ, इससे आप क्या हो गए होगे, बैलेंस। अरे यार बैलेंस होना जरूरी है कि नहीं है, अगर मैं कहीं नहीं जा रहा तो इसका मतलब मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या लग रहे होंगे, जीरो। अरे लगा कि नहीं लगा, अरे कितना बढ़िया एग्जांपल है यार, नहीं समझाई बात, नहीं आई आगे। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि तीन फोर्स लगे, अभी चार के लिए चार फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। ये एक ऑब्जेक्ट है बेटा, ठीक है ना, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 5 न्यूटन और इधर लग रहा है 6 न्यूटन, है ना, और इधर भी एक लग रहा है 8 न्यूटन। बताओ ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें 3-4 डायरेक्शन में दे रखा है ना, तो अपन को क्या करना है बेटा, 2 डायरेक्शन रखनी है, केवल 2 डायरेक्शन, एक तो एक्स एक्सिस और एक, बस उसके अलावा कोई सी और डायरेक्शन नहीं रखनी है। तो देखो इधर 10 लग रहा है, इधर 5 लग रहा है, तो क्या कर दो, माइनस कर दो। अरे यार ये माइनस हो जाएगा ना, अगर सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो जुड़ जाएंगे, अगर अपोजिट में रहेंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो इसको माइनस करो, तो माइनस करते बेटा इधर कितना बचा, अरे बचा कि नहीं बचा, और इधर 6 है इधर 8 है, तो इधर नीचे की तरफ कितना बच गया, बताओ। इन दोनों का वेक्टर जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अरे √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, लेकिन थीटा तो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 5 न्यूटन के आसपास कहीं एक फोर्स आएगा, ये नेट फोर्स है ना, इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो इधर जाएगा कहीं, नहीं समझाई बात, इधर जाएगा ना। हाँ अगर मैं बोलता ये इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है सर इक्विलिब्रियम में। अरे इतना फोर्स लगाना, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगा। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो अपन क्या लगा सकते हैं, v = u + at s = ut + ½ at² v² = u² + 2s लगा सकते हैं ना। लेकिन वो कब लगा सकते हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। आज की क्लास एकदम बेसिक वाली क्लास है, मतलब बेसिक क्या, ये चीज़ें भी आनी जरूरी है यार, अरे है कि नहीं। अभी देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताता हूँ तुमको, इसको हो जाने तो देखो एक एग्जांपल और समझते हैं। अभी एग्जांपल हो गया, एक और समझते हैं, फिर मैं इसका थ्योरी वाला पार्ट लगा दूंगा। पहले एग्जांपल करते हैं फिर थ्योरी वाला। तो कैसे 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 है, जैसे मान लो कि ये लगा 6 न्यूटन का फोर्स, इधर लगाया किसी ने 8 न्यूटन का फोर्स 37 डिग्री एंगल पर, इधर लगाया किसी ने 10 न्यूटन का फोर्स 53 एंगल पर, ठीक है ना। ओके एक इधर किसी ने लगाया इधर fx 37 डिग्री पर, और पूछा है कि fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन यही है, fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये जो पार्टिकल है वो कैसा है, कैसा रहे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अभी मैं इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम होने के लिए जरूरी है कि वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहे और रोटेशनल में भी रहे, दोनों जरूरी है। एक से काम, फिलहाल के लिए समझो कि अपने को किस पे काम करना है जब तक ये नहीं पढ़ लेते, ठीक है ना। इसका मतलब सर मुझे क्या करना है, इसके अंदर नेट फोर्स जीरो करना है, और नेट फोर्स जीरो करने के लिए जरूरी है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए और अरे बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए, पक्का समझ आ रही बात। तो सर मुझे तो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, अरे लेने पड़ेंगे नहीं लेने पड़ेंगे, ले लो ले लो ले लो ले लो, कंपोनेंट लेने आते बेटा। अरे घटक जिसके साथ एंगल बनता है कोस आता है, जिसके साथ नहीं बनता है साइन आता है। तो इसके साथ कितना आएगा, 8 cos 37, 8 cos 37 कितना हो जाएगा, 8 इंटू में 4/5, अरे 8 गुणा 4/5 तो 32/5 आएगा, अरे 32/5, 8 गुणा 4/5 32/5 होता है। सर ये कितना आ जाएगा, 24/5। अरे इसका ये वाला कंपोनेंट नहीं है, बस आ गई। इस 10 क्या करो सर, इधर वाला आएगा 8 और इधर वाला आएगा 6, नहीं 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 नहीं, इधर वाला आएगा 6 क्योंकि ये 53 है ना, तो cos 53 होता है 3/5, तो 10 गुणा 3/5 6 आएगा, और ये कितना आएगा 8 आएगा। ये कितना आएगा, अरे किसी को दिक्कत है तो बता सकता हूँ, दिक्कत है बेटा, आता है ना, ये तो सिंपल चीज़ है। हाँ fx का ये वाला फोर्स कितना जाएगा, fx 4/5 लिख दूँ,
अरे यार लिख दो। और इधर वाला 3f(x/5). सर अब देखो बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है कि सर जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं वो कितना होना चाहिए? 0। साथ ही साथ ये भी तो जरूरी है सर, जितने भी नेट फोर्स लग रहे हैं वो x डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन, वो भी क्या होनी चाहिए? 0। सर इस 0 होने के लिए ये भी 0 और ये भी 0 जरूरी होना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, f(x) डायरेक्शन वाले फोर्स को क्या कर रहा हूँ? 0। तो x डायरेक्शन के फोर्स निकालो। सर एक तो लगा कौन? 6 प्लस 32/5। अरे बोलो यार, 32/5 और माइनस 6 माइनस बाई 5। अब यहां से fx की वैल्यू निकलेगी। अरे निकलेगी नहीं निकलेगी? और अगर हमारा fx सही है, अगर हमारा fx सही है तो इनको संतुष्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर संतुष्ट कर रहा है इसका मतलब तो ये इक्विलिब्रियम में रह पाएगा, वरना चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। अरे बोले नहीं बोले बड़ी बात। इस fx का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब है कि ये और ये जितने भी फोर्स थे ना, उन सब का वेक्टर सम अगर इधर आता है और उन सब का वेक्टर सम अगर इधर आता है तब तो ये रह पाएगा, वरना सीधी सी बात है। हाँ चलो, fx कितना है बेटा? 6 से 6 गया, पका 8 यार है ना? तो fx बराबर आ गया कितना? 8 न्यूटन। अब ये 8 न्यूटन इसको संतुष्ट करना चाहिए। ये कितना बन गया बेटा? 8 थी 24 बटा 5। तो नीचे 24 है तो ऊपर भी कितना होना चाहिए? नहीं, 24 बटा 5 तो यही रह गया प्लस में 8, यानी fx की कोई भी वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं करेगी। अरे नहीं समझेगी बात? अरे बोलो अच्छा एग्जाम्पल था, एक और ले लेता हूँ चलो। लेकिन हमें करना क्या है सर? ये 0 होना चाहिए और समेशन ऑफ fy भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि नहीं है? अरे है ना यार। नोट करो फटाफट, एक और बढ़िया सा एग्जांपल करते हैं। न्यूटन ये इस तरीके का एक सिचुएशन दिया गया आपको, ठीक है? और बेटा तुझे ना रोज के रोज जो भी पढ़ाया जाने वाला है वो पहले से पढ़ के आएगा, और ट्राई करना कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उससे पहले ही तू उनका आंसर निकाल ले। और भी बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी तेरे को। फिजिक्स के अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से बढ़िया करा दूंगा, ठीक है ना? बस तेरे को जो होमवर्क दिया जाए उसको करता जाइए, यहीं बैठ के करना है, कुछ कहीं जाना भी नहीं है, मुझे चेक कराते रहना। हाँ तो क्या करेंगे बेटा इस केस में? नेट फोर्स, हाँ फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, मास की जरूरत भी नहीं। तो बताओ F की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे किस में रह जाए? इक्विलिब्रियम में। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तोड़ दो, ये कितना आएगा? 4F बाई सॉरी, अरे आएगा कि नहीं आएगा? 3F बाई 5। अच्छा सर ये 5 कितना आएगा? सर ये इधर आएगा 3 न्यूटन, इधर आएगा, अरे यार बोलो यार, पक्का ना? अच्छा सर ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर इसके अंदर कुछ और चीजें भी लग रही हैं वैसे, देखो नीचे की ओर mg लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा ना, वो अभी मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि इसका मास बहुत ज़्यादा है कि ये y डायरेक्शन में नहीं जा सकता। मास इतना ज़्यादा है कि y डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर सकता, x डायरेक्शन में कर सकता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो बस हमें तो x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में लेके आना है। अरे बात समझ गए क्या? चलो तो क्या कर देंगे, x डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनका सम कितना होना चाहिए?
0 कर दो। कौन कौन सा लग रहा है बेटा? 3 प्लस 10 इक्वल टू 4F/5। यहाँ से निकल जाएगा ना, ये 3N मतलब 3 न्यूटन है। तो देख लो जरा F की वैल्यू आ गई। अरे बोलो आएगी नहीं? बस आ गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये शाही उतरती बहुत दूरी है। अरे बोलो नोट हो गया ना? अब एक चीज और करते हैं अपन, वो है अपने को सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो है नॉर्मल रिएक्शन, जिसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। उसके बारे में देखते हैं क्या चीज है वो नॉर्मल रिएक्शन। मैं इसको कुछ लोग RN से लिखते हैं, ठीक है ना बेटा? मैं N से लिखूंगा। किससे? N फॉर न्यूटन नहीं है, N फॉर नॉर्मल रिएक्शन। अरे बोलो यार, समझ आएगी नहीं आई ना? FBD बनाने से पहले अपने को इन सब चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना? FBD भी हम तभी बना पाएंगे जब इन सब का नॉलेज होगा। देखो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन की एक खास बात होती है, यह हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जो भी दो सरफेस रहेंगी वो कॉन्टेक्ट में आएंगी, तो उनके बीच में क्या लगने वाला है? नॉर्मल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ही खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर भी क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा। नहीं समझाई बात? आ गई ना? तो जैसे मैं खड़ा हूँ बेटा इस तरीके से, ये जमीन हो गई, अरे हुई ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मेरा एक मास है, उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। नीचे से एक क्या लग रहा होगा मेरे ऊपर? N। अरे लगा कि नहीं लगा? लगा। और ये N अगर y डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ क्या अभी? अरे ऊपर नीचे जा रहा हूँ क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब सर इस डायरेक्शन का फोर्स क्या होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 0। तो क्या होना चाहिए बेटा? N माइनस mg बराबर 0। इसका मतलब सर नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया? mg ही आया। लेकिन अगर मूव करने लग गया तो सर ये चेंज भी हो सकता है। अरे जैसे मैं जंप कर गया, ये लो, एक बार के लिए तो मैं हवा में आ गया, और जैसे ही हवा में आया तो नॉर्मल रिएक्शन 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अभी देखो ना, इसके अंदर बहुत सारी काम की चीजें आने वाली है। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या लगता है? लिख लेना एक लाइन, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। अरे बात समझाई क्या? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि 3 स्पेयर हैं, इस तरीके से रखे गए हैं, पहला, दूसरा और एक तीसरा, ठीक है ना? अब नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या लगेगा? सरफेस के। तो देखो इन दोनों के बीच में जब भी लगेगा वो इधर और इधर लग जाएगा। ये एक दीवार है और ये स्पेयर है, इनमें भी लगेगा आपस में नॉर्मल रिएक्शन। एक कहाँ लगेगा? ये डायरेक्शन दिखा रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर। ये देखो सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। जब मान लो आपको पता नहीं चल रहा कि सरफेस किधर है ना, और सरफेस कैसी है और उसका परपेंडिकुलर कहाँ आएगा, तो उनमें से कम एक का जरूर पहचानने की कोशिश करना। अरे कर लोगे ना? अगर एक पहचान लिया दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा। अरे बोलो यार, यहाँ पर है, इधर, यहाँ पर, इधर, यहाँ पर, इधर, ये सेंटर से जा रहा है, पता है ना तुमको? हाँ, स्पेयर का जो भी अपना नॉर्मल होता है वो कहाँ से आता है? सेंटर से जाता है। इन दोनों के बीच में यहाँ गई। अब मेरे से डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, बट आप समझ गए ना इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा? अच्छा ठीक है, और समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो मैं एक स्पेयर रख दूँ इस तरीके से, ठीक है ना, और एक रोड इस तरीके से रख रखी है मैंने। रोड का मतलब छड़। अब बताओ यहाँ किधर लगेगा? सर इधर और इधर। अरे ये जो स्पेयर है उसके ऊपर इधर, जो दीवार है उसके ऊपर इधर, नीचे से भी लगेगा। एक यहाँ से लगेगा जो सेंटर से जाएगा। सेंटर से ही क्यों जाएगा? क्योंकि सर वो परपेंडिकुलर होना जरूरी है। सर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, लेकिन नीचे वाली सरफेस तो दिखाई दे रही है ना, उसका परपेंडिकुलर। सर वो तो सीधा ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब सर यहाँ पर ऐसे ही लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अरे बोलो यार, अरे नहीं समझे बात? हाँ समझ गए ना? हाँ, तो वो हमेशा क्या लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगेगा। अगर आपको कभी दिक्कत हो रही है तो कम से कम एक सरफेस देखने की कोशिश करना जो सीधी सपाट हो, उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे अपन। स्पेयर बन रहा है तो स्पेयर के हमेशा क्या होता है? सेंटर से जाएगा। स्पेयर हो गया, रिंग हो गया, डिस्क हो गई, इन सब की सेंटर से जाएगा। कौन? नॉर्मल रिएक्शन। अरे बात समझ आ रही है क्या? पक्का आ रही है ना? ओके, तो इसका मतलब हमें नॉर्मल रिएक्शन पढ़ना आ गया। आया कि नहीं आया? आया।
अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों को रहती है वो रहती है मास और वेट को लेकर। मैं पूछूं बेटा तुम्हारा मास कितना है, क्या बताओगे? केजी। पूरा बोल यार, यूनिट के साथ बोल। 47 केजी। बहुत कम है यार। अच्छा, तो वेट कितना है तुम्हारा? एक बात नहीं है बेटा, एक बात तो नहीं है। अगर एक बात होती तो मैं ऐसा क्यों बोलता? एक बात तो कम से कम नहीं है। क्यों? हाँ 470 न्यूटन, 470 न्यूटन, ये ठीक बताया तुमने। बेसिकली बेटा जो वेट होता है वो क्या होता है? फोर्स होता है। क्या होता है? फोर्स है। मास तो केजी में आता है ना, और वेट किस में आता है? न्यूटन में आता है। यूनिट देख लो, यूनिट दोनों के अलग अलग है, तो सेम तो कैसे होंगे? सेम तो हो ही नहीं सकते ना। तो इस चीज को समझते हैं अपन, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में मैं देखो तुमको चांद के ऊपर लेके जाऊंगा, तो चांद पे जाने पे किसमें कमी आती है? ना देखो, इस दुनिया जहान में मौसम बदलता है, जमाना बदलता है, लेकिन क्या नहीं बदलता है? मास। मास नहीं बदलेगा। बात समझाएगी ना? कुछ भी बदले, कोई भी बेवफा निकले, लेकिन मास नहीं। अरे यार, एक तो ये मिटाना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी दुकान कितने बजे खुलती है रे? देखो बेटा, मास और वेट को ठीक तरीके से समझ लेते हैं। अरे समझना है कि नहीं समझना? मास और वेट क्या होता है? मास तो तुम्हारे पास बॉडी, उसका ही मास आएगा, ठीक है ना। और वेट क्या होता है? वेट जो धरती माता नीचे की ओर तुमको खींच रही है, उस जिस फोर्स से खींच रही है उसको क्या बोलेंगे अपन? वेट। यानी mg को क्या बोलने वाले हैं अपन? वेट बोलने वाले हैं। बात समझा गई? ये इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। इसकी क्या होती है? न्यूटन। ये हमेशा क्या रहता है? सेम। और ये क्या होता है? चेंज। क्योंकि जिस दिन जी बदला उस दिन वेट भी बदल जाएगा, जमाना बदल जाएगा ना उस दिन। अरे बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। अच्छा सर, इसका मतलब हुआ सर, जब मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होता हूँ, वेइंग मशीन पता है ना, जो स्प्रिंग्स बेस पे काम करती है, तो वो कैसे काम करती है उसको समझते हैं। जैसे मान लो ये एक स्प्रिंग है बेटा, है ना। अभी स्प्रिंग को आपको ठीक तरीके से आता नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप स्प्रिंग वाले नहीं देखेंगे, तोल ताकड़ी, स्प्रिंग वाले, तोल ताकड़ी नहीं, स्प्रिंग वाले, स्प्रिंग तोला सिस्टम बोलते हैं उसे। अरे देखें क्या? हाँ, वो किस पे काम करते हैं? वेट के ऊपर काम करते हैं। किस पे काम करते हैं बेटा? वेइंग। वेइंग मशीन होती है वो किस पे काम करती है? वेट पर। तो जैसे आप खड़े होते हो तो आप क्या लगाते हो? mg। बदले में क्या मिलता है आपको? नॉर्मल। अरे मिलता है कि नहीं मिलता? अच्छा सर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन कितने के इक्वल आ गया? mg। और बाहर हमें क्या इसको क्या करना पड़ता है? कैलिब्रेट करना पड़ता है बेटा, ठीक है ना, रीडिंग दिखाने के लिए। और रीडिंग दिखाने से पहले इसके अंदर जो भी चीज आ रही है उसके अंदर किसका भाग दे देते हैं अपन? जी का भाग देते हैं। तो mg में किसका भाग गया? जी का। तो आंसर कितना आएगा? अगेन m ही आएगा। तो इसका मतलब है सर, जो मशीन आ रही है वो पहले किसको पढ़ती है? वेट को पढ़ती है। वेट को पढ़ने के बाद किसका भाग दे देती है? जी का, यानी 9.8 या 10 का भाग देती है। अब मान लो जैसे ही आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़े हुए, आपका दिखाया 500, अच्छा थोड़ा लगेगा, इसका मतलब क्या है? 50 है, वो 10 का भाग देके देती है आपको उत्तर। अरे बात समझ आएगी नहीं? पक्की बात अच्छे से समझ में आई है? किसका भाग देती है बेटा? जी का भाग। वो मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है हमें। अब हम क्या करते हैं? उस मशीन को चांद पे लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? चलो ले चलो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चांद पे ले गए। तो चांद पे क्या होगा सर? चांद पे मेरा वेट क्या हो जाएगा? कम। वेट कम नहीं हुआ, जी कम हो जाएगा। हाँ, वेट कम हो गया। किसकी वजह से? जी। क्योंकि चांद का जी क्या होता है? कम। जैसे मैं बोलूँ बेटा, अर्थ का जी जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो मून का होता है वो कितना होता है? 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर बहुत कम हो गया। तो इसका मतलब, जैसे मान लेता हूँ कोई 100 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था, वो धरती पे कैसे काम कर रहा था? मास था कितना? वेट कितना आएगा? 100 गुणा 9.8 डिवाइड बाई 9.8 करके आएगा 100 kg। चांद पे ले जाओ उसे, तो चांद पे वो मशीन कैसे दिखाएगी? सर पहले वो वेट निकालेगी, और वेट कितना आएगा? 100 इंटू 1.62 डिवाइड बाई 9.8 करेगी। तो तुम्हारा मास कितना दिखाएगी वो मशीन वहां पर? अरे बहुत कम आएगा। ये लगभग कितना जाएगा? ये लगभग कितना कट रहा है? इसको कितना मान लेते हैं? 1.6 मान लेते हैं एक बार के लिए। अरे बोले यार, है ना। ये 98 हो गया।
चलो इसको अगर मैं 100 के लगभग मान लूँ तो लगभग कितना आ रहा है, 16 kg के आसपास आ रहा है, 16-17 kg के आसपास आ रहा है। यानी तुम्हारा मास जो अर्थ पर था कितना था, 100, और मून पर जाते ही कितना हो गया, 16-17 किलो। अरे ऐसा थोड़ी होता है, 16-17 किलोग्राम नहीं होने वाला, वो हाँ सो ही रहेगा। तुम्हारा वेट क्या हो गया, बदल गया। क्योंकि अब मान लो उसी मशीन को लेके अंतरिक्ष में चले गए, वहाँ जीरो होता है, तो तुम्हारा वेट कितना दिखाएगा, 0। वेट 0 ही है, मास 0 नहीं है। तो इससे अब तुम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम 100 किलो की जगह 100 किलो ही नाप लें। ऐसा भी तो होना चाहिए कि 100 kg मेरा मास है तो 100 kg मेरा आंसर भी आना चाहिए। तो या तो मशीन को चेंज कर लो मून के हिसाब से, या फिर आपको दूसरा लेना चाहिए, उसको बोलते हैं बीम सिस्टम। बीम सिस्टम के अंदर क्या होता है, अरे तोल ताकड़ी नहीं देखी क्या आपने, ऐसे पकड़ने वाला, उसके अंदर इधर एक होता है, अरे 3 सांकल सी लगी रहती हैं, कुछ नहीं देखा इस बालक ने जीवन में। एक यहाँ पर एक कांटा होता है सीधा सीधा, एक इधर रहता है ऐसे तोल ताकड़ी टिचुक टिचुक। हाँ, एक में वो दगड़ रखते हैं ना, बाठा, और दूसरी साइड भी रखते हैं मास। तो वो मास क्या होता है, इस दगड़ के बराबर ही आता है ना। तो इधर हमने वो दगड़ रख दिया, मान लो कितने का, 1 kg का, तो इधर भी तभी वो यहाँ पर आएगा जब कितना रखेंगे, 1 kg। अब मान लो चांद पर ले गए इस मशीन को, इसको, तब भी वहां पर वो 1 kg को ही बैलेंस करेगा। नहीं क्यों, क्योंकि वो तो टॉर्क पे काम करता है ना, टॉर्क पे, बल आघूर्ण पे काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन में काम नहीं करता। ये वाली चीजें जो मशीन है वो किस पे काम करती है, नॉर्मल रिएक्शन। तुम सोचो तो सही, फील आएगी। मान लो मैं मशीन के ऊपर खड़ा हूँ ऐसे करके, है ना, और धीरे धीरे मेरे को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दे, इसका मतलब सर मेरा नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, कम, क्योंकि रीडिंग कम हो रही है। अरे हो रही है कि नहीं हो रही। तुम मान ले कोई अनाज का कट्टा है ना, उसको ऐसे पकड़ के ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर की ओर खींचना शुरू कर दे, तो क्या होगा बेटा, वो रीडिंग कम होगी कि नहीं होगी। वास्तव में क्या कम हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। नहीं समझ सही बात, नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे क्या होने लग गया, कम, तो रीडिंग भी क्या हो जाएगी, कम। तो समझ आ गया मास और वेट में क्या डिफरेंस है। वो कई बार आपको वेट देगा तो उसे कंफ्यूज नहीं होने का। वेट को बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं बेटा, देखो केमिस्ट्री के अंदर तो मैं बताता हूँ ना, ये सब सेम ही लेते हैं, मास और वेट सब सेम है उनके लिए केमिस्ट्री में, लेकिन अपने लिए सेम नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का खास ध्यान रख लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल की क्लास में अपन करने वाले हैं सबसे पहले कुछ नॉर्मल रिएक्शन तो हमने देख लिया, उसके बाद जो मोटा मोटा बचा है, एक तो स्प्रिंग बचा है कि कैसे काम करती है ना, कैसे उस पर फोर्स अप्लाई होता है, एक रस्सी बची हुई है, एक पुली बची हुई है, स्प्रिंग तो आगे ना, स्प्रिंग, रस्सी, पुली, और क्या चीज़ें बची हुई हैं जो अपने को पढ़नी होती हैं, और भी कुछ अगर रहेगा ना काम का, उसको अपन कवर करेंगे कल के क्लास में, ठीक है ना। 2 क्लास के बाद में क्या बचेंगे, क्वेश्चंस बचेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। कभी कंस्ट्रेन मोशन आ जाएगा, कभी कोई सा मोशन आएगा, कभी पुली आ रहा है, कभी मूविंग आ रहा है, कभी इक्विलिब्रियम आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, बट रोज आपको ध्यान से देखते जाना है, अरे ठीक है ना। और जो आज पढ़ा है उसे आज ही रिवाइज करना जरूरी। अरे बोलो ये सुनो, ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।